कुछ खाया इसने? नाहिद बेगम बेहाल सी लेटी सहर के सर पर हाथ फेरते हुए सामने खड़ी मुलाजिमा से पूछा। नहीं बीबी जी, कुछ नहीं खाया अभी तक। मैं काफी बार बोल चुकी हूँ। तीसरा दिन है आज और कुछ भी नहीं खा रही है। बस पानी वगैरह पिया है और नई दुल्हन ने थोड़ा सा खिलाने की कोशिश की थी। बस 2 निवाले खाए हैं। क्या हो गया है हरे बच्चे मेरी जान? कुछ तो खा लो, वरना मजीद बीमार हो जाओगी। वो अपने कमरे में थी जब उनको मालूम हुआ सहर ने कुछ नहीं खाया है तो वो फौरन इसके पास आई थी। वो खुद बेहाल थी लेकिन वो जानती थी अभी सहर की क्या कंडीशन होगी। इसलिए वो अपना गम भुलाए इसके पास आई थी। लेकिन जब वो यहाँ आई तो वो सो रही थी। अच्छा, तुम जाओ और इसके लिए खाना लेकर आओ। मैं अपनी गुड़िया को अपने हाथों से खिलाऊंगी। जी बीबी जी, वो बोलकर निकली और इसके पीछे ही मुस्तजाब कमरे में दाखिल हुआ। लेकिन सामने ही अपनी माँ को सहर के साथ बैठे देख पलटता। इससे पहले उनकी आवाज से रुका। ओ मुस्तजाब, बाहर क्यों जा रहे हो? कुछ चाहिए था? उन्होंने इसकी जानिब हैरत से देखते हुए पूछा क्योंकि मुस्तजाब और सहर के कमरे में थोड़ी हैरत की बात तो थी। वो पलटा और सपाट लहजे में बोला, नहीं, मैं बस देखने आया था कि इसने कुछ खाया कि नहीं। वो संजीदगी से बोला। उनको खुशगवार हैरत हुई। अच्छा, आओ ना, बैठो तुम, बोलो, शायद कुछ खा ले। सहर ने सामने मुस्तजाब को खड़ा देखा तो बैकग्राउंड का सहारा लेकर उठी और दुपट्टा सर पर रखा। आंखें भी झुकी हुई थी। चेहरे पर कुछ लंटे ढीले ढाले जूड़े से निकल कर तवाफ कर रही थी। खाना क्यों नहीं खाया तुमने अभी तक? चेहरे के नुकुश बेहद संजीदा थे। नाहिद बेगम खामोशी से वहां से उठी और कमरे से निकलती चली गई। अब कमरे में ये दोनों ही मौजूद थे। इसको जवाब न देते देख वो एक बार फिर बोला, कुछ पूछ रहा हूँ। खाना क्यों नहीं खाया? इसने अपनी आंखें उठाकर इसकी जानिब देखा और वापस नजर नीचे कर ली और जुकाम ज़दा आवाज में बोली, मुझे भूख नहीं लग रही है। जब लगेगी तो खा लूंगी। आप लोग परेशान न हो। इसने इसकी बात सुनी और चलकर बेड पर बैठा। इसके बैठते ही इसने अपने पांव समेटे। वो दुखी लहजे में बोला, तुम्हें पता है सहर, हमसे ज्यादा कौन परेशान है तुम्हारी ऐसी कंडीशन को देखकर? तुमने कभी सोचा भी है? वो जो जा चुके हैं, तुम्हें ऐसे देखकर खुश हैं। तुम्हें लगता है वो तुम्हारी ऐसी हालत देखकर खुश हो रहे होंगे? मुझे कुछ नहीं पता। मेरा दिल ही नहीं चाह रहा है कुछ खाने पीने का। मैं क्या करूं? आंखों में एक आंसुओं का सैलाब उमड़ आया। आवाज भारी होने लगी। मुस्तफा के जिक्र पर इसके साथ ऐसा ही हो रहा था। तो कोशिश तो करो खुद को संभालने की यार। वो अल्लाह की चीज थी, उन्होंने ले ली। वो ये बात किस जब्त से बोल रहा था? वो खुद जानता था, ये इसका मालिक। माँ को देखा है, उनका तो जिगर का टुकड़ा गया है लेकिन देखो, उन्होंने भी तो खुद को समझाया है और खुद को ठीक किया है। किसी के चले जाने से दुनिया रुक थोड़ी जाती है। हाँ, तकलीफ बहुत होती है। एक वक्त आता है कि हमें ऐसा लगता है हम जी नहीं पाएंगे। लेकिन सहर, सब जी जाते हैं। देखो, मैं तो तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि लाला हमारे बीच नहीं होंगे तो हम क्या करेंगे। लेकिन देखो, आज तीसरा दिन है, हम जिंदा हैं, बात कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं। मैं जानता हूँ तुम्हारे लिए ये सब बातें बेमैनी है क्योंकि तुम बहुत प्यार करती थी उनसे और वो भी तुमसे। इसीलिए वो तुमको ऐसी कंडीशन में देखकर बहुत परेशान होंगे। जानती हो ना कितना प्यार करते थे तुमसे। वो क्या खुश होंगे अपनी छोटी बहन को ऐसी हालत में देखकर। वो इसको बिल्कुल मुस्तफा की तरह संभालना चाह रहा था। इसने अपनी नमी ज़दा आंखों से इसकी जानिब देखा और बेहद बेबसी से बोली, मुझे बस एक दफा वो लौटा दे, मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। बस एक दफा। इसका लहजा भीगा हुआ था। चेहरा भी उन 3 दिनों में बिल्कुल मुरझा गया था। मुस्तजाब कुछ बोलता, इससे पहले मुलाजिमा कमरे में आई। साहब जी, वो बीबी जी ने ये खाना भेजा है और बोला है सहर बीबी को लाजमी कुछ न कुछ खिला दे। हम यहाँ रख दो। इसने ट्रे रखी और उल्टे पैर ही कमरे से निकलती चली गई। मैं कुछ नहीं खाऊंगी, मेरा दिल नहीं है। वो खाने को देखते हुए बोली। खामोश सहर, थोड़ा सा लाजमी खाओ। जानती हो न मुस्तफा लाला क्या बोलते थे?
रिज़्क सामने हो और इसकी नफ़ी करना गोया रिज़्क की बेहुरमती के बराबर है। चलो, खामोशी से खाना खाओ। लेकिन वो कुछ बोलती। मुस्तजाब की आंखें देखने पर खामोश हो गई और छोटे-छोटे निवाले खाने लगी। वो भी कुछ मुतमिन हो गया और खामोशी से एक नज़र इसको देखा और वापस अपने कमरे की जानिब चला गया। वो कमरे में दाखिल हुई तो कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। थोड़ा गौर से देखने में इसको हमजा खिड़की के साथ बैठा नजर आया। कमरे की लाइट ओपन की तो इसने झुंझला कर दरवाजे की जानिब देखा। वहां मिशायम को खड़ा देख वापस अपना रुख खिड़की की जानिब कर लिया। इसने नफी में सर हिलाया और इसकी जानिब बढ़ी। इसने इसकी मौजूदगी महसूस तो कर ली थी लेकिन हनूस ऐसा ही बैठा रहा जैसे इसके अलावा कमरे में कोई मौजूद ही न हो। इसने होंठ भींचे और चेयर साथ खींचकर बैठ गई। कमरे में 5 मिनट तक बिल्कुल खामोशी रही। फिर वो गला खनकार कर बोली, हमजा, क्या हम थोड़ी देर बात कर सकते हैं? इसने गर्दन घुमाकर इसकी जानिब देखा और नफी में सर हिलाया। प्लीज, एक दफा मेरी बात सुन लो। मुझे समझाने का मौका तो दो यार। इसने गर्दन इसकी तरफ मोड़ी और संजीदगी से बोला, क्या बात करनी है? कि तुम मौत को गले लगाने जा रही हो और मैं तुम्हारा साथ खुशी खुशी नाचते गाते दूं। इसने सीधा तंज किया, क्या हो गया है तुम्हें हमजा? ऐसे तो नहीं थे यार तुम। आधा भाई है अपने। अगर अभी मैं उनका साथ नहीं दूंगी तो कौन देगा? तुम मुझे बताओ, अगर उन लोगों ने आदा को गोली मार दी और वो मर गए, फिर क्या करोगे तुम? समझने की कोशिश तो करो। इसने इसकी बात सुनकर सारे लिहाज बलाए ताक रख कर बोला, एक बात बताओ मुझे, क्या छोटा बच्चा समझा हुआ है? इतना कानून तो मुझे भी मालूम है। कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम खुद एक वकील हो। तुम सब कुछ हैंडल कर सकती हो। लाला को हम शहर शिफ्ट करेंगे और उनका केस हम अदालत में करेंगे। फिर देखते हैं कौन आदा को मारेगा। मिशी, क्यों मौत को गले लगाना चाहती हो? मेरी सिर्फ एक ही बहन है। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? वो पहले गुस्से से और आखिर में बिल्कुल बेबसी से बोला। इसने इसकी सारी बात सुनी और इसका हाथ थामा, हमजा, कुछ नहीं होगा। जानते नहीं हो क्या मुझे? ब्लैक बेल्ट हूँ। कोई मुझे छू भी नहीं सकता। तुम क्यों इतना डर रहे हो? मैं हूँ ना, सब देख लूंगी। वो इसको हर हालत में समझाना चाहती थी। वो चाहती थी कि वो मान जाए। मेरा दिल नहीं मान रहा। वो भीगे लहजे में बोला, तुम्हें दुश्मन के निर्गे में भेजने का? वो दुखी सा बोला, अच्छा जी, ये बात है। इस दुश्मन के निर्गे में अपनी हफ्सा भी है। मिस पटाखा, कोई मुझे छू भी नहीं सकता इसकी मौजूदगी में। जानते नहीं हो क्या चीज है वो? इसके जिक्र पर एक आसूदा सी मुस्कुराहट इसके चेहरे पर आई। मुझसे ज्यादा कौन जानता है इसको? एक वक्त साथ गुजारा है। इसकी बात सुनकर इसने इसके शाने पर अपना हाथ रखा और खड़ी हुई। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। मैं हूं ना, सब देख लूंगी। तुम परेशान न हो। वो बोलकर जाने लगी। वो दरवाजे तक ही पहुंची होगी। फिर इसकी पुकार पर रुकी। बात सुनो मिशी, मैं तुम्हारे निकाह के बाद मैं यहाँ नहीं रुकूंगा। वापस अपने घर चला जाऊंगा। लेकिन हमजा, अभी जरूरत है तुम्हारी सबको। प्लीज मिशी, मुझे इस चीज के लिए फोर्स मत करो। वो कुछ और भी बोलना चाहती थी लेकिन फिर कुछ सोचकर खामोश हो गई। अच्छा, ठीक है, तुम्हें जो ठीक लगे वो कर लो। लेकिन तुम मेरी तरफ से बेफिक्र हो जाओ। मैं सब देख लूंगी। इसने हल्की मुस्कुराहट से सर इस बात में हिलाया। मैं तुम्हें बता रही हूँ, मैं नहीं रहूंगी यहाँ पर। वो एकदम कमरे में दाखिल होते ही हलक के बल चीखी। बुराक ने छोटी उंगली अपने कान में डाली। आहिस्ता बोलो, यही हूँ। मरीख पर नहीं बैठा हूँ जो इतना चीख रही हो। वो नापसंदीदगी जाहिर करते हुए बोला, ओह, ज्यादा हीरो बनने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें बता रही हूँ, मैं तुम्हारे साथ इस घर में नहीं रहूंगी। वो गुस्से से नथने फुला कर बोली, क्यों? बाहर से क्या किसी से मार खा कर आए हो जो अंगारे उगल रही हो? वो मजे से इसका सुर्ख होता चेहरा देखकर बोला, कोई पैदा नहीं हुआ जो हफ्सा पर हाथ उठाए। आए बात समझ। लेकिन जहां तक मुझे याद पड़ता है, तुम्हें पहले दिन मेरी अम्मी से सलामी में थप्पड़ ही मिला था। हफ्सा की आंखें और मुंह एकदम खुला।
यू चीप इंसान, कैसे हो तुम? मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। मैं तुम्हारा। वैसे हफ्सा जानी, मेरा बड़ा दिल है, कोई मेरा मुंह तोड़े क्योंकि मुझे देखना है मुंह कैसे तोड़ा जाता है। वो भी दो बदो जवाब देकर बोला। सारी बातें गई भाड़ में। कान खोल कर मेरी बात सुन लो। मैं यहाँ किसी सूरत तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। इसका गुस्सा किसी तौर पर कम नहीं हो रहा था, लेकिन मैं भी तुम्हें 10 बार बोल चुका हूँ। मैं तुम्हें यहाँ से जब तक नहीं जाने दूंगा जब तक तुम मुझे मेरा कर्जा नहीं चुका देती। वो हतमन बोला। एक बात बताओ, कहाँ से लाकर दूं तुम्हें इतना पैसा? जाने तो दो मुझे बाहर, वहीं से कमा कर दूंगी ना। वो रोने जैसी हो गई थी। वो तो मुश्किल है क्योंकि मैं कभी नहीं जाने दूंगा तुम्हें बाहर कमाने। ये मेरे खानदान की रिवायत के खिलाफ है। हमारे खानदान की औरतें नौकरियां नहीं करती हैं। सो ये ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। वो अपना तकिया ठीक करता हुआ बोला। इसकी जानिब से समझो बात खत्म। लेकिन इसको क्या पता बात तो अब शुरू हुई थी। एक सेकंड अंकल साहब, ये औरत किसको बोला? ये लफ्ज तो इसको आग ही लगा गया था। किस एंगल से मैं तुम्हें अंकल लगता हूँ? वो सपाट से लहजे में बोला। तो मैं तुम्हें किस एंगल से औरत लगती हूँ? मैंने तुम्हें औरत नहीं कहा था। मैंने ये कहा था हमारे खानदान की औरतें। अब तुम्हारा जेंडर तो औरत ही है ना? ये फिर बर्थ सर्टिफिकेट पर जेंडर वाली जगह पर लड़की या बच्ची लिखा था। वो बिल्कुल संजीदगी से बात कर रहा था लेकिन आंखों में शरारत थी। पंचायत लगी हुई थी। गांव के मुअज़्ज़ज़ लोग इसमें शामिल थे। हर आंख सरदार का निकाह देखने आई थी। इस पंचायत में आज बूढ़े, बड़े, छोटे, औरत, आदमी सभी शामिल थे। भले ये निकाह एक वनी से हो रहा था, लेकिन एक सरदार का निकाह था। सबने तो होना ही था शामिल। आज फिर एक बेटी अपने भाई के लिए कुर्बान होने जा रही थी। आज फिर एक बहन अपने भाई की सजा काटने जा रही थी। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं होने वाला था क्योंकि ये बहन कोई मामूली नहीं थी। मिशायम के सर पर ब्राउन चादर डाल दी गई थी। सामने ही वजदान ज़ब्त की इंतहा पर था। इसका बस नहीं चल रहा था। वो यहाँ से उठकर कहीं दूर चला जाए, जहाँ सिर्फ वो हो और इसका भाई मुस्तफ़ा। वो तो खुद चाहता था ये रस्म खत्म हो जाए और आज वो खुद इसको अंजाम दे रहा था। आंखों में सुर्ख डोरे दौड़ रहे थे। सफेद शलवार कमीज, भूरी मर्दाना शॉल। वो संजीदगी में भी गजब ढा रहा था। वो एक मजबूत और कसरती जिस्म का मालिक था। वो एक रियासत का शहजादा था। लेकिन आज ये शहजादा उदास और गुस्से में था। इसको अच्छा नहीं लग रहा था ये सब करना, लेकिन वो मजबूर था अपने बड़ों के आगे। इसके पीछे ही मुस्तजाब अपनी मुठियां भींचे आशर बेग को देख रहा था, जो मिशायम के सर पर ही खड़ा था। मुस्तजाब के साथ बुराक, आसमानी शलवार कमीज में संजीदा सा, हाथ पुश्त पर बांधे खड़ा, बहुत गौर से मिशायम को देख रहा था। हमजा सबसे अलग तलग, खामोश और गमज़दा सा खड़ा था। इसका बस नहीं चल रहा था अपनी बहन को उन जालिमों से कहीं दूर छुपा दे। जैसे वजदान अपने दादा के आगे बेबस था, ऐसे ही हमजा अपनी ही बहन के आगे बेबस था। वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। मौलवी साहब ने निकाह शुरू करने की इजाजत ली और मिशायम से बाआवाज बुलंद पूछा, मिशायम बेग वल्द मुनीर बेग, आपका निकाह सरदार वजदान शाह वल्द मुकर्रम शाह से किया जाता है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? इसने घूंघट के आले में से हमजा की जानिब देखा जो बहुत उदास लग रहा था। आंखों में वाज़ेह नमी थी। एक घुटली सी गले में फंसी। दिल बेइख्तियार धड़का, लेकिन जल्द ही खुद को कंपोज करके मजबूत आवाज में बोली, कबूल है। मौलवी साहब ने दोबारा वही कलिमात दोहराए, कबूल है। एक बार फिर पूछा गया। इसने गलत निगाह सब पर डाली और जब्त से बोली, कबूल है, और खामोशी से तेज तेज निकाहनामे पर साइन कर दिया। अब उसी तरीके से वजदान शाह से पूछा गया, क्या सरदार वजदान शाह वल्द मुकर्रम शाह, आपका निकाह मिशायम बेग वल्द मुनीर बेग से किया जाता है? क्या आपको ये निकाह कबूल है? इसने भी एक नजर अपने दादा को देखा और संजीदा आवाज में 3 बार बोलकर अपनी जिंदगी में एक खामोश तूफान को शामिल कर लिया। आज 2 जिंदगियां एक हुई थी।
आज दो लोग जिनका नजरिया एक था लेकिन अमल करने का अंदाज मुख्तलिफ था। एक आग था तो दूसरा पानी। तो क्या होगा जब ये आग और पानी एक होंगे? बहुत जल्द सब कुछ बदलेगा। बहुत जल्द एक अलग कहानी कायम होगी। ये वनी की रस्म खत्म होगी बहुत जल्द। निकाह होते ही हमजा ने एक शिकवा कुना निगाह मिशायम पर डाली और खामोशी से अपने कदम पीछे लेने लगा। इसको सांस लेने में दुश्वारी महसूस हो रही थी। वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पाया था अपनी बहन के लिए। इसके लिए ये सोच ही जानलेवा थी कि इसकी बहन इसकी आंखों के सामने खून बहाकर दी गई है। मिशायम के साथ गुजरा हर लम्हा आंखों के सामने घूम रहा था। इसके कहे, इसकी हंसी, इसकी उदासी, इसके आंसू, सब कुछ। वो दोनों बहुत क्लोज थे। इसको तो इसके बगैर जीना भी नहीं आता था। वो अपने माँ बाप से ज्यादा इसके पास रहा था। वो इसके लिए बड़ी बहन नहीं, माँ थी, और आज वो इसके लिए कुछ नहीं कर पाया था। चेहरा सुर्ख हो रहा था। आंखों के सामने धुंधलाहट आए और फिर इस धुंधलेपन ने आंसुओं की शक्ल इख्तियार कर ली और आंसू टप टप आंखों से गिरने लगे। इसका ज़ब्त का बंधन टूट रहा था। वो चीख चीख कर रोना चाहता था। वो खुद को अकेला महसूस करने लगा था। इसके कदम लाशुई तौर पर पीछे की जानिब उठ रहे थे। मिशायम ने अपना घूंघट उठाकर हमजा की तरफ देखा जो पीछे हो रहा था। इसको वो ठीक नहीं लगा था। संजीदा चेहरे पर एकदम परेशानी आए और वो यकदम खड़ी हुई और बिना किसी की परवाह किए हमजा की तरफ लिपकी। इसके इस तरीके से जाते देख सारे ही एक साथ खड़े हुए थे। इसके इस तरीके से जाने से चादर भी चारपाई पर गिर गई थी। सबकी निगाह उन दोनों की जानिब उठी थी। वजदान, बुराक, मुस्तजाब, मुकर्रम शाह, शर्जील शाह, सगीर शाह, सब बहुत हैरत से उनको देख रहे थे। हमजा, बात सुनो मेरी एक दफा। वो तेजी से इसकी जानिब अपने कदम बढ़ाते हुए बोली। एक दफा मेरी बात तो सुनो यार। ऐसे खुद को तकलीफ मत दो। इसने रोते हुए नफी में सर हिलाया और अपना रुख यकदम बदला और तेज तेज चलने लगा। वो तकरीबन भागकर इसके हमकदम हुई। सगीर शाह ने एक इशारा अपने साथ आए मुलाजिमाओं को किया। वो लोग इसकी जानिब बढ़े। हमजा, क्या हो गया है तुम्हें? इतना रिएक्ट क्यों कर रहे हो? मेरी बात तो सुनो। वो इसके शोल्डर को थामते हुए बोली। क्या बात सुनूं? हाँ, क्या बात सुनूं? इसने फौरन इसका हाथ झटका। वो पागल सा हो रहा था। इसके असाब काबू में नहीं आ रहे थे। गुस्से और बेबसी से दिमाग की नसें फटने के करीब थी। हमजा, क्यों इतना तमाशा बना रहे हो? सब देख रहे हैं हमें। मेरे भाई, मेरी बात तो सुनो। दूर हटो मुझसे। कोई भाई नहीं हूं मैं तुम्हारा। कुछ नहीं लगता है हमजा तुम्हारा। वो कल भी अकेला था, आज भी अकेला है। वो बदअज़ियानी कैफियत में चीखा। हमजा, रिलैक्स हो जाओ। ऐसे तुम मुझे भी तकलीफ दे रहे हो। इसको अंदाजा था कि वो निकाह के बाद रिएक्ट करेगा, लेकिन वो ऐसा रिएक्ट करेगा, इसको अंदाजा नहीं था। हमजा सुनो तो सही। वो रुक नहीं रहा था, बस चले जा रहा था। वो भी तकरीबन इसके साथ भाग रही थी। वजदान ने उन दोनों को संजीदा सा देखा और खड़ा हुआ। बहुत हुआ तमाशा, बहुत कर लिया बर्दाश्त हम लोगों ने। आशिर बेग, जिंदगी चाहते हो तो दोबारा मेरे सामने मत आना, और बाकी आप सब भी जा सकते हैं। इकबाल साहब, मैं लेकर जा रहा हूँ आपकी पोती को। जानते हैं नवनी के बाद लड़की का कोई रिश्ता नहीं होता, तो समझ लेना आप सब भी। मर गई मिशायम बेग, अब जो है वो है मिशायम शाह। शाह खानदान में वनी की हुई लड़की। अब किसी का कोई ताल्लुक नहीं है इससे। बोलकर उन दोनों की जानिब अपने कदम बढ़ाए। इसको वहां जाते देख मुस्तजाब और बुराक भी उनकी जानिब बढ़े। पीछे आशिर ने सबसे निगाह चुराई। एक आंसू इसकी आंख से निकलकर गाल पर फिसला। हमजा, मेरी बात सुनो। क्यों कर रहे हो ऐसे? वो बेबसी से इसके साथ चलती हुई बोली। तुम नहीं जानती मैं ये क्यों कर रहा हूँ। जाओ यहाँ से, छोड़ दो मेरे हाल पर। मुझे ठीक हूँ मैं। वो एकदम रुका और तेज आवाज में रोते हुए बोला। वो भी इसके साथ रुकी और अपना चढ़ा हुआ सांस बहाल करने की कोशिश करने लगी। क्या हो गया है हमजा यार? समझने की कोशिश तो करो। ये जरूरी है। वो इसको हर हाल में राम करना चाहती थी। वो जानती थी वो कितना इमोशनल इंसान है। मैं क्यों समझूं?
कोई मुझे समझ रहा है, कोई मेरी फीलिंग समझ रहा है, तो मैं क्यों समझूं? कर ली ना तुमने अपनी मर्जी, अब जाओ। वो जाने लगा तो वो एकदम इसके सीने से लगी। मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी जब तक तुम मुझे मुस्कुराते हुए खुदा हाफिज नहीं कहोगे और मेरी इस जंग में मेरा साथ देने का वादा नहीं करोगे। मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। इसके अल्फाज में एक सिर था जिसमें हमजा भी जकड़ना शुरू हो गया था। वजदान करीब आ गया था लेकिन इसके अल्फाज सुनकर एकदम थमा था। जाओ यहाँ से, तुम अपने घर नहीं हो, तुम मेरी कुछ भी। वो पिघलना नहीं चाहता था। वो चाहता था जितनी तकलीफ वो महसूस कर रहा था, वो भी करे। कितनी मिन्नतें की थी मैंने तुम्हारी और तुमने नहीं सुनी मेरी। अब मैं मर भी जाऊंगा तो भी तुमको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इस दुनिया में अगर कोई सबसे बेकार शख्स है तो वो है हमजा बेग, जिसकी बहन उसी की आंखों के सामने बनी हो गई और वो सिर्फ खड़ा देखता रहा। कुछ नहीं किया मैंने, मुझे तो जीने का भी कोई हक नहीं है। मर जाना चाहिए और देखना, मर जाऊंगा बहुत जल्द। सब एक जैसे हैं, जब हमजा मरेगा तभी सबको सुकून मिलेगा। अल्लाह करे मर जाऊं मैं। चटाक, मिशायम का हाथ उठा था और इसके गाल पर निशान छोड़ गया था। नाजुक हाथ का थप्पड़ इतनी शिद्दत से मारा गया था, इसका चेहरा दूसरी तरफ घूम गया था। दिमाग जगह पर है तुम्हारा। इसको कितनी तकलीफ पहुंची थी इसके अल्फाज से। इसका दिल फटने के करीब हुआ था। कितनी देर से समझा रही हूं मैं तुम्हें, समझ नहीं आ रहा है तुम्हें। एक लफ्ज भी निकला तुम्हारे हलक से तो जबान खींच लूंगी। बकवास बंद। बिल्कुल, हमजा का दिमाग सुन्न हो रहा था। इसको इर्द गिर्द का होश ही नहीं था। वो एकदम घुटनों के बल गिरा। बुराक, मुस्तजब, वजदान, ये तीनों इसको ही देख रहे थे। प्लीज मत जा, मैं हाथ जोड़ता हूँ, मैं तुझे लेकर यहाँ से बहुत दूर चला जाऊंगा। प्लीज मत जाना, मैं कैसे रहूंगा मिशी, मैं मर जाऊंगा यार, प्लीज चल लेना। क्यों तकलीफ दे रही है खुद को, मुझे, हम सबको। कुछ नहीं होगा लाला को, हम कुछ नहीं होने देंगे। तो साथ तो दे मेरा, मैं सब संभाल लूंगा। प्लीज मिशी, मैं भीख मांगता हूँ तुझसे, तेरी जिंदगी की। हमजा, क्यों नहीं समझ रहे हो तुम? वो इसके साथ ही घुटनों के बल इसके करीब बैठी। मेरा बच्चा, अपनी मिशी को हौसला देने के बजाय मेरे हौसले को क्यों तोड़ रहा है? प्लीज मान जाना यार, जाने दे मुझे। हमजा ने इसकी बात सुनी और इसके हाथ थामे। एक दफा मुझ पर भरोसा कर ले, मैं कुछ नहीं होने दूंगा, न तुझे, न लाला को। बस एक दफा मेरा साथ दे दे। वो बहुत बेबस हो रहा था। मिशायम ने एक गहरी सांस ली और इसके चेहरे पर अपना एक हाथ रखा। मेरी एक दफा बात सुनो, हर लड़की को एक दिन अपने घर से रुखसत होना पड़ता है। ऐसे ही मैं भी समझो रुखसत हो गई। मिशी, वो लड़कियां रुखसत होती हैं, तू रुखसत नहीं हुई है, तुझे वनी किया गया है। तू क्यों नहीं समझ रही है? हमजा का सर झुका हुआ था। मिशायम ने संजीदगी से इसकी जानिब देखा और खड़ी हुई। खड़े हो हमजा बेग, इसकी आवाज में एक गुस्से की फुनकार। मैं तुम्हें कभी इतना कमजोर नहीं देखना चाहती हूँ। तुम मिशायम बेग के भाई हो, समझ आई तुम्हें? यही दुनिया फतह करनी है। अगर इतनी जल्दी हार मान जाओगे तो आगे कैसे बढ़ोगे? खड़े हो और मजबूत चट्टान बनो जो तुम्हें कभी तोड़ न पाए। गीली रेत की मिट्टी मत बनो जो तुम्हें कोई भी मसल दे। खड़े हो और बहादुरी के साथ मुझे अलविदा कहो। इसने सर उठाकर इसकी जानिब देखा और खड़ा हुआ। 5 मिनट तक इसको बेबस निगाहों से देखता रहा, फिर आंखें जब्त से बंद करके बोला, जाओ, आजाद किया तुम्हें, जो दिल में आए कर लो। बस एक गुजारिश है, ख्याल रखना अपना। इतना याद रखना, कोई बहुत शिद्दत से तुम्हें प्यार करता है। तुम अपने भाई की जान हो, मेरी जिंदगी हो, मेरी बहन, मेरी माँ हो। प्लीज मेरे लिए खुद की हिफाजत करना और अपना ख्याल रखाना। दवाई टाइम पर खाना। इसने एक गीली सांस अंदर को खींची और संजीदगी से बोली, तुम न हो परेशान, मैं सब ठीक कर दूंगी। वो करीब हुआ और इसके माथे पर एक अकीदत भरा बोसा दिया। मुझे भरोसा है तुम पर, मेरी मिशी सब ठीक कर देगी। और इसको सीने से लगाया। नजर वजदान पर पड़ी तो इसने मिशायम को खुद से अलग किया और वजदान की जानिब बढ़ा।
और इसके सामने खड़ा हुआ। सर, मैं आपको नहीं जानता हूँ, न मैं आपसे पहले कभी मिला हूँ, लेकिन आपके फैसले और आपकी रमदिली का मैंने सबसे सुना है। सर, बस ये बात याद रखना, मेरी बहन ने मुस्तफा लाला का कत्ल नहीं किया था। वो बेकसूर है। किसी पर बेजा जुल्म करना सबसे बड़ा गुनाह है। मेरी बहन को कुछ मत करना प्लीज। हमारे मुस्तफा लाला ने भी कुछ नहीं किया था। मुस्तजाब गुस्से से बोला, वो तो जा चुके हैं न इस दुनिया से। प्लीज मेरी बहन का क्या कसूर है? इसने एक नजर मिशायम को देखा। यही जान है मेरी, मुझसे बड़ी है ये लेकिन मेरे दिल में रहती है। मेरे लिए बहुत कुछ है। प्लीज उनको कुछ मत करना। यही बेकसूर है। वजदान खामोशी से इसकी बातें सुन रहा था। मुस्तजाब कुछ बोलना चाहता था लेकिन बुराक के हाथ पकड़ने से खामोश हो गया। वो बोलकर मिशायम के करीब आया और आंखें बंद करके कुछ पढ़ने लगा और थोड़ी देर बाद आंखें खोली और इसके चेहरे पर फूंका। अल्लाह तुम्हें अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे, तुम्हें हर बुराई और हर बुरी चीज से बचाए। अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे। मिशायम, अपना ख्याल रखना। मैं जा रहा हूँ। मैं इंतजार करूंगा तुम्हारा। प्लीज मुझसे जल्द मिलने आ जाना प्लीज। फिर वो रुका नहीं था। वो बिना दूसरी निगाह मिशायम पर डाले अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया था। मिशायम की आंखों ने इसकी पुश्त का पीछा तब तक किया था जब तक इसकी गाड़ी आंखों से ओझल नहीं हुई थी। फिर वो भी उन लोगों के साथ ही उनकी गाड़ी की तरफ बढ़ी। गाड़ी एक झटके से हवेली में रुकी थी। ड्राइविंग सीट पर वजदान था। पैसेंजर सीट पर बुराक और पीछे एक मुलाजिमा और मिशायम बैठी हुई थी। इसके पीछे वाली गाड़ियों में बाकी के मर्द थे। गार्ड्स ने सूरत से इसकी जानिब का दरवाजा खोला। चेहरा सपाट था। वो एक शान से बाहर निकली। आगे से बुराक और दूसरी जानिब से मुलाजिमा। उन सब निकलते ही गाड़ी वजदान ने रिवर्स में ली और हवेली से निकलता चला गया। इसका गुस्सा किसी सूरत कम नहीं हो रहा था। वो थोड़ी देर खुद को अकेला रखना चाहता था, इसलिए बिना किसी का सामना किए वो चला गया था। मुलाजिमा मिशायम के करीब आए और इसके बाजू को सख्ती से पकड़ा। वो जो हवेली देखने में मगन थी, इसकी पकड़ पर होश की दुनिया में लौटी और खूंखार निगाहों से इसको देखा। गुस्से को दबाते हुए सपाट अंदाज में बोली, हाथ छोड़ो मेरा। आंखें गुस्से और नींद की बाइस सुर्ख हो रही थी। मुलाजिमा इसके इतनी कड़क आवाज पर एकदम घबराई, लेकिन हाथ अभी नहीं छोड़ा। मेरी आवाज तुम्हें नहीं आ रही है क्या? वजदान जब बाहर जा रहा था तब सगीर शाह और उनके दोनों बेटे भी अपने बाप के पीछे मर्दान खाने की जानिब बढ़ गए थे। हाथ छोड़ो मेरा, चलना आता है मुझे, लंगड़ी नहीं हूँ जो तुम मुझे सहारे दे रही हो। बुराक ने उन दोनों को ही देख रहा था। इसने मुलाजिमा को इशारा किया तो इसने फौरन इसका बाजू छोड़ दिया। आइंदा के बाद मुझसे 100 फुट की दूरी पर रहना तुम। आई समझ। वो इसको तंबीह की उंगली दिखाकर बोली, ये मेरा काम है, मुझे ये करना होगा। मुलाजिमा आंखें नीचे करके बोली, अरे जाओ यार, मेरे मुंह मत लगो। इसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। वैसे ही वो एकदम झाड़ने वाले अंदाज में बोली और बिना किसी की जानिब देखे हवेली के अंदर बढ़ी। वो मुलाजिमा भी भागकर इसके हमकदम हुई। मुस्तजाब और बुराक ने एक नजर एक दूसरे की जानिब देखा और मर्दान खाने की ही जानिब गए। वो लोग हवेली के लाउंज में दाखिल हुई तो सामने ही नाहिद बेगम, नगीना बेगम, फुप्पो और नूरे मौजूद थे। नूरे की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब थी। आंखें सुर्ख हो रही थी, चेहरा आंसू से तर था। अजीब उजड़ी हालत थी। वो लोग अस्पताल से आए थे और यहाँ आते ही ये बात सुनकर भौचक्का रह गई थी कि सरदार के निकाह में एक लड़की आ गई है। उस इंसान की जिंदगी में लड़की शामिल हो गई जिससे वो बेइंतहा चाहती थी। मिशायम उन सब में किसी अपने को ढूंढ रही थी। इसकी निगाह चारों तरफ सिर्फ हफ्सा के लिए गर्दिश कर रही थी। वो नाराज थी लेकिन वो एक बार इसको देखना चाहती थी। वो इसको बहुत प्यारी थी, बिल्कुल हमजा की तरह। मुलाजिमा नगीना बेगम के सामने सर झुकाकर खड़ी हुई। बेगम साहिबा, ये वही लड़की है जिसको सरदार के साथ वनी किया है। नूरे जो हाथों में सर टिकाए बैठी थी, एक झटके से उठाया और गुस्से से चलती हुई इसके पास आई और घुमाता हुआ थप्पड़ इसके गाल पर रसीद किया। वो जो हफ्सा को देखने में मगन सी थी,
इसके थप्पड़ की रफ्तार से 2 कदम पीछे को हुई। मिशायम का हाथ बेयकीनी की कैफियत में गाल पर गया। इसने निगाह उठाकर सामने देखा तो एक लड़की इसको खूंखार निगाहों से देख रही थी। यकदम आंखों में खून उतरा और जिस्म में एक ऐसा इश्तिया पैदा हुआ। दूसरी कोई बात समझ नहीं आए और घुमाता हुआ उल्टे हाथ का थप्पड़ नूरे के सीधे गाल पर रसीद किया। चटाक! ये थप्पड़ इतनी शिद्दत से मारा गया था, जिसकी ताब न लाते हुए वो जमीन दोज हुई। सारी खवातीन जो नफरत से इसको देख रही थीं, सब एकदम पीछे को हुए। शोर की आवाज से हफ्सा जो किचन में जाने लगी थी, मेन एंट्रेंस की साइड आई। मिशायम को इतना गुस्से में देख वो वहीं जम सी गई। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मुझे छूने की? कोई बेकार लड़की समझा हुआ है क्या मुझे? वो हलक के बल चिल्लाई। इसको तो आग ही लग गई थी बेफजूल के थप्पड़ से। एक बात सारे कान खोल कर सुन ले आप लोग, मैं बहुत धीमे और हल्के मिजाज की लड़की हूँ, लेकिन अगर कोई भी मुझसे पंगा लेने की सोचेगा, खुदा की कसम किसी की उम्र का लिहाज नहीं करूंगी। मैं कोई गांव की डबू लड़की नहीं हूँ, मिशायम हूँ, बैरिस्टर मिशायम बेग, इसलिए मुझसे 2 फुट दूर रहे आप सब। इसका बस नहीं चल रहा था नीचे गिरी लड़की का खून पी जाए। हफ्सा की हैरत खत्म नहीं हो रही थी, इसको इतना गुस्से में देख। मिशायम बहुत कम ही गुस्सा करती थी, वो बस संजीदा रहना पसंद करती थी। गुस्सा वो बिल्कुल नहीं करती थी। तुम हमारे ही घर में खड़ी होकर हमारी ही बच्ची पर हाथ उठा रही हो। तुम्हारी ये जुर्रत! नगीना बेगम मैदान में आकर अपनी गुस्सैल आवाज में धाड़ी। मैंने कहा था आपकी बच्ची को मुझ पर हाथ उठाने के लिए। वो भी तैश से बोली, तुमने मेरा होने वाला शौहर मुझसे छीना है। तुम क्या समझती हो मैं तुम्हें ऐसे ही जाने दूंगी? वो रुंधी हुई आवाज में बोली। मिशायम को सारा सीन एकदम समझ आया, लेकिन फिर भी इसको रहम आने के बजाय इस पर गुस्सा ही आया। मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता तुम किसकी बात कर रही हो। तुम्हारी शादी किससे हो रही है? किसको मैंने छीना है? आई डोंट केयर। एक बात कान खोल कर सुन और समझ लो, मैं कोई फजूल नहीं हूँ जो तुम्हारी बदसलूकी बर्दाश्त करूंगी। मुझे आप में से किसी से कोई बात नहीं करनी है। मैं उससे बात करूंगी जिससे मेरा निकाह हुआ है और इस घर के बड़े, यानी मिस्टर सगीर शाह से। मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना? मैं क्यों आई हूँ यहाँ? क्या लेने, क्या देने? मेरे तक पहुँचने से पहले 10 बार आप सब सोच लेना। कोई हल्की लड़की नहीं हूँ जो आप सब की मार बर्दाश्त करूंगी। मैं मिशायम हूँ। एक कहेंगे, 10 सुनेंगे, एक मारेंगे, 10 खाएंगे मुझसे। और एक चीज, मैंने कुछ नहीं किया है। नहीं, मैंने आपके बेटे, भाई, कजन, भतीजा, भांजा का कत्ल किया है, इसलिए मैं कोई सजा नहीं भुगतूंगी। सब हक्का बक्का बने उस आतिशफशां को देख रहे थे जो किसी को बोलने का मौका तक नहीं दे रही थी। इसकी आवाज में इतना वजन और कड़कापन था, किसी की आवाज भी नहीं निकल रही थी इसके सामने। बात सुनो तुम, वो बोलकर मुलाजिमा की जानिब मुड़ी। मुझे वजदान के कमरे में छोड़ आओ, नींद आ रही है, रात से नहीं सोई मैं, सोना चाहती हूँ मैं। बाकी आप सब से रात को तफसील से मुलाकात होगी। गुड बाय एवरीवन। चलो। इसकी निगाह मुलाजिमा पर गई तो वो इजाजत तलब निगाहों से नगीना बेगम की जानिब देख रही थी। वो एकदम तेज आवाज में बोली, आवाज आ रही है तुम्हें? वो हड़बड़ा कर आगे की जानिब बढ़ी। इसको चलता देख वो भी उन सब के बीच में से एक शान से चलती हुई ऊपर की जानिब बढ़ी। हफ्सा एक बड़ी सी मुस्कुराहट लिए उसी के इंतजार में खड़ी थी कि कब वो आए और इसको सीने से लगे। जैसे वो इसके पास से इसको इग्नोर करके गुजरने लगी तो वो एकदम इसके गले लगने आगे को हुई। मिशायम ने हाथ से इसको पास आने से रोका। वहीं रुक जाओ हफ्सा, अपनी हद में रहो, मेरे करीब आने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। आपा, इसके मुंह से बेयकीन सी आवाज निकली। जिस दिन पूछा था तुमसे कि क्या मसला है, जब खामोश हो गई थी न तुम, अब भी खामोशी से पीछे हट जाओ। कोई आपा नहीं हूं मैं तुम्हारी। जब तुमने मुझे उस वक्त अपना नहीं समझा तो अब क्या आपा के पास आ रही हो? आपा, लेकिन मेरी बात तो सुने। हटो हफ्सा, इसने सपाट अंदाज में कहा और इसके साइड से निकलते हुए ऊपर की जानिब बढ़ गई।
पीछे इसके इतने दबंग अंदाज पर आंखें और मुंह एक साथ खोले थे। वो वाकई मिशायम थी, दुश्मन को ऐसी मात देने वाली जिसको वो न जिंदा छोड़ती थी न मुर्दा। वो एक अलग ही मिसाल थी। वो वाकई कोई मामूली नहीं थी। वो मिशायम थी, मिशायम बेग, सच्चाई का दूसरा नाम, अपने नाम की तरह बहादुर और सबसे अलग। हमजा झुके कंधों के साथ शहर वाले घर आया था। वो ही जानता था कि वो यहाँ तक जिंदा कैसे पहुंचा था। 2 बार एक्सीडेंट होते होते बचा था। दरवाजे की नोक पर हाथ रखा तो जिंदगी के हसीन पल आंखों के सामने गर्दिश करने लगे। दम घुटने लगा था, दिल किसी सूखे पत्ते की मानंद कांप रहा था। हाथ पैर भी बिल्कुल सुन्न हो रहे थे। आंखों से आंसू किसी सैलाब की मानंद जारी थे। फिर भी हिम्मत करके दरवाजा अनलॉक किया और अंदर दाखिल हुआ। जिस्म बिल्कुल टूट रहा था। नींद का गुलबा जिस्म पर तारी हो रहा था। आंखें भी बंद बंद सी होने लगी थी। सामने ऐसा महसूस हुआ मिशायम खड़ी हो। आंखें एकदम खोली। वो इसके साए को थामने लगा। वो एकदम हवा में तहलील हो गया। इसने सर झटका। वो आगे बढ़ता। ऐसा महसूस हुआ जैसे वो इसके सामने से चल कर गई हो। वो इसको पुकार रही है। वो आवाज की समत देखने लगा लेकिन वहां कोई नहीं था। सर झुका और आंखें जब्त से मीची और थके थके कदम उठाकर सोफे पर बैठने के बजाय वो सोफे से नीचे जमीन पर बैठा। जिस्म बिल्कुल ढीला छोड़ा हुआ था। इसको हफ्सा और मिशायम शिद्दत से याद आ रही थी। वो बहुत करीब था उन दोनों के और वो दोनों ही इससे दूर हो गई थी। वो हफ्सा की दूरी बर्दाश्त कर गया था, लेकिन वो मिशायम की दूरी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। बालों को मुट्ठियों में भींचा, चेहरा सुर्ख हो रहा था, आंखें शिद्दत, जब्त और कुछ रोने के बाइस लाल अंगारा हो रही थी। क्यों क्यों मेरे साथ ऐसा होता है? बालों को मुट्ठियों में अभी भी भींचा हुआ था। पहले हफ्सा, अब मिशायम। अल्लाह, ये सब मेरे साथ क्यों? आह! वो एकदम चीख कर रो पड़ा। वो मर्द होकर अपनी बहन की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। ये अल्लाह, मेरी बहन की हिफाजत करना। वो अभी भी सिसक रहा था। पांव सीधे किए और सर सोफे की पुश्त पर टिकाकर आंखें बंद की। आंसू अभी भी आंख के कोने से निकल रहे थे। दिल हौले हौले लर्ज रहा था। दिल बहुत बुरी तरह से कांप भी रहा था। आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। इसके लिए मिशायम बहुत मनी रखती थी। पहले हफ्सा और अब मिशायम। वो बिल्कुल टूट सा गया था। इसको कोई भी अच्छा नहीं लग रहा था। इसके नजदीक इसका बाप, इसका चाचा, इसका आदा, सब गुनाहगार थे। सबने मिलकर इसकी बहन को इससे दूर कर दिया था। वो मजबूत नहीं था, वो मासूम था, शरारती था जो अपनी बहन की आगोश में रहता था, जिस बहन को आज सबने मिलकर दूर कर दिया था। इसकी छोटी सी मुस्कुराती फैमिली को सबने मिलकर तोड़ दिया था। वो बिल्कुल टूट सा गया था। गाड़ी पोर्च में रुकी। इसको आवाज आई थी लेकिन इसने ध्यान देना जरूरी नहीं समझा था। उमेर घर में दाखिल हुआ। वो पुलिस यूनिफॉर्म में ही था, जैसे हमजा वहां से निकला था। मिशायम ने एहतियात के तौर पर उमेर को कॉल कर दी थी कि हमजा का ख्याल रखे। हमजा को ऐसी टूटी फटी हालत में देख वो परेशानी से इसकी जानिब बढ़ा और कंधे से इसको हिलाया। हमजा, होश करो, क्या हुआ है? ऐसे क्यों बैठे हो? उमेर की आवाज कानों से टकराई तो आंखें खोली। सामने ही वो परेशान सा इसके चेहरे को तक रहा था। क्या हुआ है मेरे भाई? ऐसी हालत क्यों बनाई हुई है? वो एक बार फिर फिक्रमंद लहजे में बोला। हमजा ने इसका हाथ कंधे से हटाया और बेजार सा बोला, ठीक हूँ मैं, बस थोड़ी देर अकेले रहना चाहता हूँ। इसको बिल्कुल मूड नहीं था अभी किसी से भी मिलने का, इसलिए बिना लिहाज के बोला, मेरे साथ ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। मेरे 2 हाथ का भी नहीं है तो अकेले रहना चाहता हूँ। ऐसी फैंटी लगानी है मैंने, तेरी सारी जवानी उतर जानी है जो तुझे चढ़ रही है। वो आंखें निकाल कर बोला। इसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था हमजा को ऐसे देखना। भाई, मुझे मिशायम चाहिए, वो बेबस लहजे में बोला। आ जाएगी। वो क्यों परेशान हो रहा है? क्या हल्के में लिया हुआ है तूने मिशायम बेग को? पता है न क्या चीज है वो? किसी का बाप भी इसको छू नहीं सकता, तो बेकार में परेशान हो रहा है।
बस थोड़ा सब्र कर ले। वो जल्द सही सलामत हमारे साथ, हमारे पास होगी। लेकिन कब? अभी क्यों नहीं? हमजा, व्हाट हैपेंड यार? बी ब्रेव। क्या हो गया है? बच्चे जैसा एक्ट कर रहे हो। बस कर दो यार, कुछ नहीं होगा मिशायम को। आ जाएगी वो जल्द से जल्द। इसने एक गहरी सांस ली इसकी बात सुनकर और अपने आंसू साफ किए और खुद को कंपोज किया। वो बहुत जल्द अपने इमोशन छुपा लेता था और अभी भी इसने यही किया था। आप यहाँ कैसे? आपको कैसे पता चला मैं आया हूँ यहाँ? वो थोड़ा होश में आया तो इसकी मौजूदगी पर थोड़ी हैरत हुई। मिशी की कॉल आई थी और इसने बताया था कि तुम यहाँ हो और ठीक नहीं हो, इसलिए मैं फौरन यहाँ आया। वो यकदम मुस्कुराना अंदाज में हंसा। कैसी है न वो? न पूरा मरने देती है, न पूरा मारती है, बीच राह पर छोड़ देती है। क्या मतलब? उमर ना समझी से बोला। आप नहीं समझेंगे। वो हल्की मुस्कुराहट से नफी में सर हिलाता हुआ बोला। लेकिन ब्रो, मैं समझना चाहता हूँ। वो सामने सोफे पर बैठता हुआ बोला। भाई, क्या आपका यही रहने का इरादा है, जो आप जाने के बजाय टांग पर टांग रख मेरे मासूम सोफे पर बैठ रहे हैं? वैसे ही बेचारी की टांगे कमजोर हैं, वो आपका इतना वजन बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। ब्रो, आप हमारे हाथों से मार खाना चाह रहे हैं, और यहाँ आपको कोई बचा भी नहीं पाएगा अगर आप हमारे हत्थे चढ़ गए। वैसे एक सेकंड, तेरी इस बात में दम है यार। आइडिया बुरा नहीं है यहाँ रहने का, मेरा इरादा बन रहा है। जब वो मैडम होती थी तो मैं यहाँ रह नहीं सकता था, लेकिन अब तो मैं यही रहूंगा। अच्छा है, मेरे किराए का खर्चा तो बचेगा। काफी अच्छा है तुम्हारा घर। नो नो, बिल्कुल नहीं। आप रहे अपने उस पिंजरे जितने घर में। भाई गजब, खुदा का कितनी गंदी आंखें हैं आपकी। खाली घर देखा नहीं, कब्जा जमाने आ गए। यहाँ तो मैं अकेले ही रहूंगा। वो खुद को कंपोज कर रहा था। वो मिशायम की बात पर अमल कर रहा था। इसको चट्टान जैसा मजबूत बनना था, गीली रेत जैसा नहीं जो कोई भी आसानी से मसल दे। इसलिए इसने खुद को कहीं हद तक संभाल लिया था। यार कैसा इंसान है जालिम, मुझे यहाँ नहीं रख सकता। साले ऐसा केस ठोकूंगा और तुझे अंदर करूंगा, सारी अकड़ निकल जाएगी और खुद मिन्नत करेगा। भाई आप यहाँ रह लो, मैं आपके घर में रह लेता हूँ जो तुम्हारी नजर में पिंजरे जितना है। अरे जाएं जाएं, बहुत देखे हैं आप जैसे। मैं किसी से नहीं डरता, मैं तो मैं हूँ। ओन आए बड़े, वैसे चाय पेंगे? वो उठते हुए बोला। सर, अगर आप पिलाएंगे तो हम जरूर पेंगे। चलें, मैं आपके लिए और अपने लिए एक एक कप चाय का लेकर आता हूँ। फिर वो बोलकर किचन की जानिब बढ़ा। उमेर ने फोन निकाला और मैसेज पर मिशायम को ओके की रिपोर्ट देने लगा। रात कोई 10 का टाइम हो रहा था। वो जो वजदान के कमरे में आई थी, उमेर से बात करने के फौरन 10 मिनट के बाद ही सो गई थी। अभी भी बिल्कुल बेहोश होकर उल्टी बेड पर दुनिया से बेखबर नींद की वादियों में गुम थी। लेकिन इसका सोना किसी को पसंद नहीं आया था। शायद इसलिए फोन की छनछनाती हुई आवाज पर आंख खोली। झुंझलाकर थोड़ी सी आंख खोलकर मोबाइल की स्क्रीन को देखा तो कंपनी वाले का नंबर जगमगा रहा था। उफ अल्लाह, उनको अजीब प्रॉब्लम है, मुझसे सुकून से सोने भी नहीं देते। वो टेढ़ा मुंह करके खुद से बड़बड़ाए और झुंझलाकर फोन खुद से दूर फेंका और वापस सोने की कोशिश करने लगी। लेकिन अब कहाँ आनी थी, इसकी नींद बहुत कच्ची थी। एक दफा आंख हल्की आहट पर भी खुल जाए तो दोबारा नहीं लगती थी। उकता कर उठी और गुस्से में बैठी। यार, सारी नींद का बेड़ागर्क करके रख दिया। बालों को जूड़े की शक्ल में दिया, दुपट्टा शानों पर फैलाया। निगाह घड़ी की जानिब गई तो फौरन परेशान हुई और अपना पर्स ढूंढने लगी जो इसको ज्यादा मेहनत के बगैर ही बेड के पास मिल गया। इसको उठाकर देखा तो अंदर ही दवाई थी। दवाई हाथ में ली। पहले 10 मिनट तक तो सोचती रही कि नीचे जाए कि नहीं, लेकिन फिर हिम्मत करके उठी और चप्पल पहनकर बाहर की जानिब आई। सीढ़ियों की रेलिंग से नीचे झांक कर देखा तो सब डाइनिंग टेबल पर खामोशी से खाना खाने में मगन थे। इसने एक गहरी सांस ली, खुद को मजीद कंपोज किया और दुपट्टा सर पर रखकर नीचे डाइनिंग एरिया की जानिब बढ़ी।
इसकी कदमों की आवाज से तकरीबन सब ने ही सर उठाकर मिशायम को देखा, जो संजीदा चेहरे के साथ डाइनिंग की तरफ बढ़ रही थी। वहां तकरीबन सारे ही मौजूद थे। आज तो सहर का भी इजाफा था। बस वजदान, फुफू, नूरे और आर्यन मौजूद नहीं थे। हफ्सा भी बुराक के साथ ही बैठी हुई थी। वो जानकर आज खाना खाने उन सब के साथ ही बैठी थी। इसको कहीं न कहीं अंदाजा था कि मिशायम आएगी। अस्सलाम अलैकुम। इसने डाइनिंग के करीब पहुंचते ही आवाज बुलंद सलाम किया। सगीर शाह ने निगाह उठाकर इसकी जानिब देखा। किसी ने इसके सलाम का जवाब नहीं दिया था। इसको बिल्कुल पसंद नहीं आया था उन सब का ये अमल। वो फौरन बोली, अगर कोई आप पर सलामती भेजता है तो सामने वाले का भी फर्ज बनता है वो इसको सलाम का जवाब दे। क्योंकि मैं भी मुसलमान हूँ और आप सब भी मुसलमान हैं, तो कम से कम सलाम का जवाब तो आप सब दे ही सकते हैं। वो बिल्कुल सपाट अंदाज में बोली। बुराक ने सबकी जानिब एक नजर देखा और नफी में सर हिलाकर मिशायम को जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम। हफ्सा हल्की सी आवाज में बड़बड़ाई, शुक्र है किसी को तो ख्याल आया। बुराक ने छोटी आंखें कर इसको घूरा। मिशायम सगीर शाह की जानिब वापस मुतवज्जह हुई। सर, मुझे खाना चाहिए। इसने सगीर शाह की जानिब देखा और बिना घबराए सीधा सीधा कहा। सगीर शाह के माथे पर अनगिनत बल पड़े और तैश में बोले, लड़की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की और हमसे मुखातब होने की? वो अपनी गर्जदार आवाज में बोले, सर, चल कर आई हूँ। वो बिल्कुल सपाट अंदाज में बोली। सबका मुंह एक साथ खुला इसके जवाब पर। सहर ने भी हैरत से इसकी जानिब देखा। तमीज से बात करो। नगीना बेगम एकदम ढाढ़ी। आराम से आंटी, मैंने किसी का सर नहीं फाड़ा। लहजा बिल्कुल सपाट था, इसलिए आप भी काम डाउन हो जाएं। मिस्टर सगीर शाह, मैं एक डायबिटिक पेशेंट हूँ। मुझे खाने के फौरन बाद दवाएं लेनी होती है, वरना मेरी शुगर लो हो जाती है। सो प्लीज मुझे खाना खाने दें। इट्स रिक्वेस्ट। उन्होंने जब्त से जबड़े भींचे। आपकी इजाजत है क्या? यहाँ मैं बैठ जाऊं? वो मजीद बोली। मुस्तजाब, बुराक, मुकर्रम शाह और शर्जील शाह और बाकी सारी खवातीन की निगाहें सगीर शाह पर ही थीं। हम, बैठ जाओ। उन्होंने एक गहरी सांस लेते ही इसको इजाजत दे दी। बहुत शुक्रिया आपका, वो बोलकर वजदान की ही कुर्सी पर बैठी। इसके बैठते ही नगीना बेगम एक बार फिर गुस्से से चिल्लाई, यहाँ किस खुशी में बैठ रही हो? यही सरदार की कुर्सी है। यहाँ बैठने की किसी को इजाजत नहीं है। वो जो चावल अपनी प्लेट में डालने लगी थी, संजीदा निगाहों से उनकी जानिब देखा और बिल्कुल सपाट अंदाज में बोली, आपको अंदाजा है आंटी? आप क्या बात कर रही हैं? आपको पता है? हाँ पता है। उठो यहाँ से, किचन में जाकर जो बच गया है वो खा लो। एक्सक्यूज मी, आपको पता है आप बोल क्या रही हैं? हफ्सा भी आंखें छोटी करके नगीना बेगम को गुस्से से देख रही थी। मैं एक मुसलमान हूँ और जिस कुर्सी पर मैं बैठी हूँ वो भी मुसलमान है, तो इसमें ओहदे का फर्क करने वाली आप होती कौन है? जिस मिट्टी से मैं बनी, उस मिट्टी से ही सरदार बना है। जिसने मुझे बनाया है, उसने ही इसको बनाया है। तो आप ये बोलने वाली होती कौन है कि सरदार की कुर्सी है और यहाँ कोई नहीं बैठ सकता? सरदार भी इंसान है और मैं भी इंसान हूँ। अपने अल्फाज पर थोड़ा गौर करें। आप बोल क्या रही हैं? नगीना बेगम गुस्से से कुछ बोलती, लेकिन सगीर शाह के इशारे पर मुंह बनाकर वापस बैठ गई। इसने भी अपना सर झटका और खाने की तरफ मबजूल हुई। सब खाना छोड़े इसको हक्का बक्का बने देख रहे थे, जो बिना परवाह किए सुकून से खाना खा रही थी। कोई खाना नहीं खा रहा था। सबकी निगाहें मिशायम पर ही थी। बस उन सब में एक ही मुतमिन सी खाना खा रही थी और वो कोई और नहीं, हफ्सा ही थी। हफ्सा ने एक तमस्कुराना निगाह उठाकर बुराक को देखा, जो इसको ही देख रहा था। इसको देखकर हंसी कंट्रोल करते हुए आईब्रो उठाई। बुराक ने नफी में सर हिलाया। इसने सर झटक कर वापस मिशायम को देखा, जो अब मेडिसिन खा रही थी। अल्लाह तेरा शुक्र, वो आवाज बुलंद बोलकर अपनी कुर्सी से उठी। मिस्टर सगीर शाह, अगर आप खाना खा लें तो मुझे अकेले में आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। प्लीज मुझे बुलाइएगा। एक्सक्यूज मी एवरीवन। वो बोलकर रुकी नहीं थी। जैसे आई थी वैसे ही ऊपर की जानिब बढ़ गई थी।
नगीना बेगम एकदम अपनी कुर्सी से खड़ी हुई और तैश से बोली, अब्बा जान, ये क्या हरकत है? आपने इसको यहाँ बैठने की इजाजत कैसे दी? यही होती कौन है? वनी में आए लड़की जो हमारे साथ बैठी। आपको इल्म है, आपकी नवासी पर भी इसने सुबह हाथ उठाया था। हफ्सा के माथे पर बेसाख्ता बल पड़े और चेयर से खड़ी हुई, आंटी जी। पहले नूरे ने आपा पर हाथ उठाया था, इसके बाद उनका हाथ उठा था। आप ऐसे नहीं बोल सकते हैं। ए लड़की, तुम तो चुप ही रहो। नीच जात की हो तुम। तुम्हारी इतनी औकात नहीं है जो तुम हमारे सामने बैठो और तुम मेरे सामने बोलने की हिम्मत करने की कोशिश कर रही हो। बेगैरत लड़की। माँ, बुराक एकदम झाड़ा। बीवी है मेरी, इज्जत है। आप कोई हक नहीं रखती है ऐसी बात बोलने का। मेरा नाम जुड़ता है अब इसके साथ। यही कोई नीची जात की नहीं है, मेरी बीवी है, बुराक शाह की। तो आप किस हैसियत से इसको नीची जात की बोल रही हैं? अम्मा, आइंदा ख्याल रखिएगा। हफ्सा आंखें फाड़े इसको देख रही थी। तुम इस लड़की के लिए मुझसे बोलोगे? इस कल की आए लड़की के लिए? वो नफरत भरी निगाहों से हफ्सा को देखते हुए बोली, माँ, मैं किसी के पीछे नहीं बोल रहा हूँ और यही कोई कल की आए लड़की नहीं है। बीवी है यही मेरी। बस मैं इतना बोलूंगा। अपने अल्फाज पर थोड़ा गौर कर ले प्लीज। नगीना बेगम कुछ बोलती, सगीर शाह एकदम खड़े होकर धाड़े, खामोश हो जाओ तुम सब। शर्म आनी चाहिए तुम सबको। मेरे सामने ही खड़े होकर लड़ रहे हो। और तुम बुराक, अपनी बीवी को लेकर जाओ। और तुम नगीना, अपने कमरे में जाओ। वजदान आ जाए, फिर देखते हैं उस लड़की के साथ क्या करना है। वो सबको राम करने वाले अंदाज में बोले। हफ्सा जो खामोशी से जा रही थी, मिशायम के जिक्र पर वापस मुड़ी, अरे अंकल जी, आपने तो अभी इजाजत दी थी उनको खाने की, तो उनका क्या? सब तो ठीक है ना? और आप मुझे उनकी बीवी कैसे बोल सकते हैं? मैं तो बांदी हूँ। ए चुप कर जा मेरी माँ। बुराक ने जल्दी से इसकी कोहनी थामी और खींचकर ऊपर लेकर गया। सगीर शाह ने एक दुख भरी नजर मुस्तफा की कुर्सी पर डाली और करब से आंखें मींची। आज फिर वो उनको शिद्दत से याद आया था। वजदान रात के कोई 12 बजे हवेली में दाखिल हुआ था। अभी भी दिल नहीं था इसका हवेली आने का, लेकिन फिर मजबूरन वापस आ गया था। हवेली में तकरीबन सभी सो गए थे, सिवाय नगीना बेगम के। वो जाग रही थी और इसका इंतजार बेसब्री से कर रही थी। हवेली के लाउंज में घुप अंधेरा हो रहा था। वो खामोशी से अपने कमरे की जानिब बढ़ने लगा, लेकिन एकदम लाउंज की सारी लाइट्स ओपन हुई। आंखों पर रोशनी पड़ी तो इसने हाथ आंखों पर रखा। सामने ही सोफे पर नगीना बेगम बैठी हुई थी। वजदान ने उनको देखा तो जहां बेजारी थी वो खत्म हुई और चेहरा सपाट हुआ। वो चलता हुआ उनके करीब आया और सर झुकाकर सलाम किया। अस्सलाम अलैकुम, आप इस वक्त क्यों जाग रही हैं? वो थोड़ा फिक्रमंदी से बोला। वालेकुम अस्सलाम, तुम्हारे लिए ही जाग रही हूँ। तुम जो गए, अब आ रहे हो। पता है न कितना परेशान रहती हूँ मैं तुम्हारे लिए। और तुमको अपनी माँ का ख्याल ही नहीं है। वो खड़े होते हुए इसके सर पर हाथ फेरते हुए बोली, मैं बस अकेले रहना चाहता था, इसलिए फार्म हाउस चला गया था। तो तुम अपने दादा को इनकार कर देते कि तुम निकाह नहीं करना चाहते। तुम्हारी तो मर्जी भी है, फिर भी तुमने हाँ कर दी। उनका लहजा कदरे धीमा था। किससे निकाह कराते? बुराक की शादी हो चुकी है, आर्यन अस्पताल में है। बचा मैं, तो मुझसे ही होगी। लेकिन फिर भी तुम बोलते तो सही, क्या पता तुम्हारे दादा मान जाते और कोई और हल निकल आता। माँ, मैंने बहुत समझाया, लेकिन आप जानते हैं न, दादा अपने फैसले के आगे कभी नहीं झुकते। उनका फैसला पत्थर पर लकीर होता है। लेकिन वजदान, याद रखना, वो कभी भी मेरी नूरे की जगह नहीं लेगी। वो इसको याद कराते हुए बोली, देखा जाएगा नूरे के साथ अब क्या करना है। वजदान, मैं तुम्हें पलटने नहीं दूंगी। तुम्हारी फुप्पो को जबान दी हुई है मैंने। छोड़ें, ये बताएं, बाकी सब सो गए हैं क्या? वो थोड़ा इर्द गिर्द देखते हुए बोला, हाँ, सब सो गए हैं। चलो, फिर मैं भी सो जाऊं और आप भी आराम कर लें। हाँ जाओ, और जिस सौगात को तुम लाए हो, अब इसके पर भी काट दो तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तुम्हारे भाई के कातिल की बहन है।
माँ, बस कर दे प्लीज। मैं इस वक्त इस टॉपिक पर बात नहीं करना चाहता हूँ। वो फौरन हतमन बोला। चेहरा फिर बेजार हुआ था। वजदान, क्या समझ रखा है तुम लोगों ने उस लड़की को? तुम्हारे दादा ने आज इसको हमारे साथ बैठकर खाना खाने की इजाजत दे दी। और पता है, वो तुम्हारी कुर्सी पर बैठी थी, सरदार वजदान शाह की कुर्सी पर। और जब मैंने कहा तो मुझे बताने लगी कि मैं फर्क करने वाली होती कौन हूँ। वो भी मुसलमान है और तुम भी। लेकिन तुम कहाँ और वो कहाँ? वो जहरखंद लहजे में बोली। वजदान ने संजीदा निगाहों से उनको देखा और संजीदा ही लहजे में बोला, सही तो बोल रही है। वाकई हम फर्क करने वाले होते कौन हैं? जब उस अजीम उस शान जात ने हम में फर्क नहीं किया तो हम कौन होते हैं ओहदे में फर्क करने वाले? वो भी मुसलमान है, मैं भी मुसलमान। अगर कोई फर्क है तो हमारे जेंडर का। वो औरत है, मैं मर्द हूँ, बस, और कोई फर्क नहीं है हम में। और माँ, अगर वो अल्लाह हम में फर्क नहीं करता तो हम मामूली लोग एक दूसरे में फर्क करने वाले होते कौन हैं? नगीना बेगम के माथे पर अनगिनत बल पड़ रहे थे। उनके बर्दाश्त के बाहर था। वजदान मिशायम के हक में बोल रहा था। उनका बस नहीं चल रहा था। वो मिशायम का उसी वक्त मुंह नोच ले। तुम सबको हो क्या गया है? तुम इसकी साइड में बोल रहे हो और तुम्हारा भाई मुझसे बदतमीजी करके गया है। वो कल की आए लड़की के लिए मुझे बताएगा किसने क्या बोला था। उनका गुस्सा किसी तौर पर कम नहीं हो रहा था। जो मुंह में आ रहा था वो बोल रही थी, माँ प्लीज, वो इस घर की बहू है, बुराक की बीवी है, वो कल की आए लड़की नहीं है, हमारे शाह खानदान की इज्जत है। अपने अल्फाज पर गौर तो करें। क्या बोल रहे हैं आप? वो सपाट अंदाज में बोला। हो क्या गया है तुम सबको? मुझे क्यों बोल रहे हो गौर करें? गौर करें, मैं बिल्कुल दुरुस्त बोल रही हूँ। अभी जाओ ऊपर और बताओ उस लड़की की क्या औकात है हमारे घर में। वो कभी शाह खानदान की बहू नहीं बनेगी, कभी वो तुम्हारी बीवी की हैसियत नहीं लेगी, कभी नहीं। नगीना बेगम का गुस्से से बुरा हाल हो रहा था। ओके, मैं जाता हूँ और इसको बताता हूँ इसकी क्या औकात है। उनकी तबीयत खराब न हो, इसलिए बात बनाते हुए बोला और साथ में उनके गिर्द अपने बाजुओं का मजबूत हिसार बनाया। अच्छा, अब आप अपने कमरे में जाकर आराम करें। मैं देखता हूँ कौन आपके सामने बोलने की दोबारा जुर्रत करता है। और बुराक के भी कान खींचता हूँ। बहुत जबान आ गई है इसके पास जो आपसे बदतमीजी कर रहा है। देखता हूँ सबको। आप रिलैक्स हो जाएं। वो उनको चुप करता हुआ उनके रूम की जानिब बढ़ रहा था। अच्छा, अब आप जाएं। मैं भी ऊपर जाता हूँ। वो कमरे के करीब पहुंचकर बोला। हाँ तुम जाओ, लेकिन तुम छोड़ना नहीं इसको। वो इसको दोबारा याद कराते हुए बोली। हाँ हाँ, आप बेफिक्र रहें। मैं देखता हूँ उन सबको। आप आराम करें। वो उनको मुतमिन करके ऊपर की जानिब बढ़ा, जहाँ मिशायम इसका बेसब्री से इंतजार कर रही थी। वजदान अपने कमरे के करीब आया। पहले तो दिल किया एक दफा नॉक कर दे, लेकिन अन्ना आड़े आई कि ये कमरा तो मेरा है, मैं क्यों करूं? एक गहरी सांस लेकर दरवाजे की नोक पर हाथ रखा। दरवाजा टिक की आवाज से खोला और वो एंटर हुआ। मिशायम सोफे पर ही बैठी इसी का इंतजार कर रही थी। हाथ में मोबाइल था जिसमें बहुत मसरूफ सी कुछ करने में मगन थी। दरवाजा खोलने की आवाज से सर घुमाकर दरवाजे की जानिब देखा जहां वजदान संजीदगी से इसकी ही जानिब देख रहा था। मिशायम के माथे पर बल पड़े। अपना दुपट्टा ठीक करके वो इसके मद्मुकाबिल आए और निहायत गुस्से में बोली, आपके अंदर जर्रा तमीज और मैनर्स नहीं है। जब आपको मालूम है कि अंदर एक लड़की मौजूद है, आप दरवाजा नॉक करके आ सकते थे। वो बिल्कुल संजीदा अंदाज में बोल रही थी। मैं क्यों करूं नॉक? ये मेरा कमरा है। क्या मुझे अपने ही कमरे में आने की इजाजत तुमसे लेनी पड़ेगी? इसको तो पतंगे ही लगे थे इसके लहजे और बात से। मुझसे लेनी पड़ेगी कि नहीं, मैं ये नहीं जानती, लेकिन मैं एक लड़की हूँ। आपको इतना ख्याल रखना चाहिए। जहाँ कोई औरत हो वहाँ बिना इजाजत के अंदर दाखिल नहीं होते हैं। कम से कम आप नॉक नहीं तो गला खनकार सकते थे कि मुझे इल्म हो जाए आप अंदर आ रहे हैं। अगर औरत बीवी हो, फिर वो तंजिया बोला, मैं आपसे गुजारिश करूंगी सर,
मुझसे प्रैक्टिकल होकर आप बात करें। सो प्लीज आप यहाँ बैठ सकते हैं। मुझे बहुत इम्पोर्टेंट बात आपसे करनी है। जब मिशायम ने इसको पटरी से उतरते देखा तो बात ही घुमाकर अपने मुद्दे पर आई। वजदान ने भी बात को बढ़ाना मुनासिब नहीं समझा और एक नज़र इसके वजूद पर डालकर सोफे की तरफ बढ़ा। एक पल को दिल चाहा इसका हाथ पकड़कर कमरे से निकाल दे, लेकिन इसका लहजा इतना मजबूत था, वो खामोशी से सोफे पर बैठ गया। इसके बैठते ही मिशायम भी सामने ही कुर्सी रखकर बैठी और खुद को कंपोज करके संजीदा लहजे में बोली, आप जानते हैं मैं यहाँ किस लिए आई हूँ? हम जानता हूँ। इसका लहजा हर एहसास से आरी था। नहीं, आप नहीं जानते हैं मैं यहाँ क्यों आई हूँ। मिशायम ने फौरन इसकी नफी की। क्या आप मेरे और मुस्तफ़ा के रिलेशन के बारे में जानते हैं? हाँ जानता हूँ। दोस्त थे तुम दोनों। हम बिल्कुल ठीक, लेकिन मुस्तफ़ा मेरे दोस्त से भी बढ़कर था। हमजा और मैं इसको अपनी फैमिली जैसा समझते थे। बहुत अच्छे। नहीं मतलब वाकई बहुत अच्छे। यानी फैमिली के ही मेंबर को मार दिया। वो मजाक उड़ाने वाले अंदाज में बोला। मिस्टर वजदान शाह, आप ये, मैं जाए वारदात पर मौजूद नहीं था तो मैं ये, आप कोई भी ये नहीं बोल सकता है कि हमने मुस्तफ़ा का कत्ल किया है। मिशायम का लहजा एकदम सख्त हुआ था। वजदान इसके लहजे से सीधा होकर बैठा। मेरे सामने उस टोन में बात करने से परहेज करना। वो तंबीह बोला, मैंने अभी आपसे कहा था सर, बी प्रैक्टिकल होकर आप बात सुने और करें। अभी हम दोनों सारे मामलात सुलझा लेंगे, ज्यादा सही रहेगा। वजदान ने जबड़े भींचे और चेहरे का रुख भी मोड़ा। मैंने आपके फैसलों के बारे में बहुत सुना है। आप कभी किसी के साथ बुरा नहीं करते, बिना सबूत और गवाह के कोई फैसला नहीं देते, हर मसले को पर्सनल लेवल पर सुलझाते हैं। इसलिए इस मसले को भी इमोशनल होकर नहीं, संजीदा होकर सॉल्व करें। मैं मानती हूँ इस घर के लिए मुस्तफ़ा क्या मायने रखता है, सबसे ज्यादा आपके लिए। लेकिन मैं एक बार फिर बोल रही हूँ, अगर आप प्रैक्टिकल होकर सारे मामलात पर नजरसानी करेंगे तभी कोई हल निकल कर सामने आएगा। वजदान ने गर्दन घुमाकर इसकी जानिब देखा और संजीदगी से बोला, तुम्हारी बात का मुझे इतना सा भी मतलब समझ नहीं आ रहा है। बोलना क्या चाह रही हो? जो बात है साफ और सीधा करो। मेरा सर वैसे ही फट रहा है। मुझे तुमसे कोई मोहब्बत नहीं है जो मैं तुम्हारी बातें यहाँ बैठकर सुन रहा हूँ। मैं एक प्रोफेशनल इंसान हूँ और तुम भी प्रोफेशनल तरीके से बात कर रही हो, इसलिए दिल बोल रहा हूँ। तुम्हारी बात सुन लूँ, इसलिए जो भी बात करनी है, थोड़ा जल्दी करो, मुझे सोना है। मैं बात को घुमा फिरा कर नहीं करूँगी। मैं मुस्तफ़ा का केस रीओपन करना चाहती हूँ। मतलब, वो इसकी बात सुनकर हैरत से बोला, मेरी बात का मतलब ये है कि मैं मुस्तफ़ा का केस दोबारा खोलना चाहती हूँ और असली गुनाहगार को पकड़ना चाहती हूँ। वजदान एकदम तैश में आया। मेरे सामने इस किस्म की बकवास से परहेज करना। जानता हूँ तुम एक वकील हो, लेकिन अपनी हद में रहना। जो सलूक वनी के साथ होता है मिस मिशायम बेग, तुम्हारे साथ भी हो सकता है। अभी जो तुम यहाँ कुर्सी पर बैठी हो, 2 मिनट लगेंगे मुझे तुम्हें यहाँ अपने कदमों में बिठाने में। आए समझ, इंसान की बच्ची बनो और मेरे सामने ज्यादा होशियारी करने की जरूरत नहीं है। मिशायम इसकी बातें कैसे जब्त से बर्दाश्त कर गई थी, शायद ही वो जानती थी। अपनी टोन में वापस आए, मिस्टर वजदान शाह, मैं आपसे बहुत तमीज और तहम्मुल से बात कर रही हूँ। मेरा दिमाग खराब होने में चंद सेकंड लगते हैं। मैं इंसान के दिमाग के परखच्चे उड़ाने का हुनर रखती। सो प्लीज अपनी टोन में बात करें। क्यों करूं मैं तुमसे तमीज से बात? हाँ, क्या करोगी तुम? वो एकदम हलक के बल चिल्लाया। मेरे भाई के कातिल की बहन हो। इतना ज़र्फ मुझ में नहीं है जो तुम्हारी बातें अपने सामने सुन सकूं। तुम्हें अपने सामने बिठा कर रखा है, यही बहुत है। अपना मुंह बंद करो और हवेली के किसी भी कोने में रहो। अगर मेरे सामने आने की हिम्मत भी करी, आई स्वेयर तुम्हें जिंदा गाड़ दूंगा। निकलो यहाँ से। वो सारे लिहाज साइड पर रख कर धाड़ा। मिशायम खड़ी हुई और सपाट लहजे में बोली, इसको घंटा कोई फर्क नहीं पड़ा था, इसका इतना सगीन लहजा देखकर, बल्कि इसकी आंखों में देखकर बिना डरे बोली थी, एक बात कहूँ,
बिल्कुल जाहिल लग रहे हो इस वक्त। बहुत सुना था आपके बारे में, लेकिन जो भी सुना था सब बेकार और फजूल सुना था। सब कुछ झूठ जो मैंने सुना था। न इसमें से 1% भी आप में नहीं है मिस्टर वजदान शाह। आप एक प्रैक्टिकल और प्रोफेशनल है ही नहीं। इंसान में तो इतना सा दिमाग जो होता है न वो भी नहीं है आप में। सिर्फ इस बिहाफ पर आप आदा को गुनाहगार ठहरा रहे हैं कि उन्होंने मुस्तफ़ा को धमकी दी थी। इसलिए आपने फैसला दे दिया कि आदा ही कातिल है। मिस्टर, आप में तो इतना सेंस नहीं है। अगर उस शख्स ने धमकी दी है तो वो उसी टाइम ही मारेगा ना। ये फिर 10 मिनट बाद वापस बोला कर चौराहे पर लाकर मुस्तफ़ा पर गोली दागेगा। इतना हर इंसान के पास दिमाग होना चाहिए। किस बात के सरदार हैं आप? इतना तो दिमाग और तहम्मुल नहीं है आप में कि आप फैसला ले सकें। मिस्टर, फैसले इमोशनल होकर नहीं लिए जाते हैं। क्या मतलब? वो इसकी बातें सुनकर कुछ सख्त सुनाना चाहता था, लेकिन लास्ट बात से थोड़ा उलझा था। मतलब बहुत सिंपल है मिस्टर। अगर आदा ने धमकी दी थी और मुस्तफ़ा वहां से चला गया था, इसके ही सामने आदा भी गए थे। क्या मुस्तफ़ा दोबारा आदा के बुलाने से वापस चौराहे पर आया था और फिर आदा ने मुस्तफ़ा को गोली मारी थी? क्या तुम्हें इतना पागल लगता था मुस्तफ़ा जो किसी दुश्मन के बुलाने पर दोबारा चला जाएगा जबकि इसके साथ इसका छोटा भाई आर्यन मौजूद हो? मैंने शुरू में ही कहा था, प्रैक्टिकल होकर सोचें और केस पर थोड़ा ध्यान दें मिस्टर शाह। आपके सामने होगी सारी सच्चाई। आप कभी अपनी बहन की झूठी कसम खा सकते हैं। वजदान ने बेसाख्ता नफी में सर हिलाया। मेरे आदा ने भी मेरी कसम खाई है। वो अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर बोल रहे थे। उन्होंने मुस्तफ़ा का कत्ल नहीं किया है। मिस्टर वजदान शाह, मैं आपसे सिर्फ इतना कहूंगी, मुझे एक दफा इस केस पर काम करने दें। असली मुजरिम आपके सामने होगा। चेहरा निहायत संजीदा था। वजदान का चेहरा जो हर एहसास से आरी था, वहां भी अब संजीदगी आ गई थी। वो सवालिया बोला, अगर तुम्हारा भाई ही करप्ट हुआ तो फिर क्या करोगी? फिर जो सजा एक मुजरिम को दी जाती है वही उनको मैं दिलाऊंगी। सजाए मौत या सजाए उम्र कैद। मैं कभी झूठ और झूठा वादा नहीं करती। मैं हमेशा सच और हक पर रहती हूँ। किसी भी तरह की सिचुएशन आ जाए, मैं झूठ का साथ नहीं लेती। मेरा एक दफा यकीन करके देख लो, आप मायूस नहीं होंगे। मैं गारंटी से बोल सकती हूँ, इस दफा मुजरिम कोई और है। आधा मुल्जिम है, अभी मुजरिम नहीं। इस दफा गुनाहगार कोई और है और सजा किसी और को मिल रही है। क्या करना चाहती हो? वजदान सीधा मुद्दे वाली बात पर आया। इस केस को रीओपन। कितना वक्त लगेगा इस सच को सामने आने में? वो फिर सवालिया बोला, कुछ दिन, ये कुछ महीने। मुझे कंप्लीट फिगर बताओ। 2 महीने। वो एकदम बोली, डन, मुझे मंजूर है। मैं तुम्हें इजाजत दे रहा हूँ इस केस को दोबारा खोलने की और इस पर काम करने की। और अगर मिशायम तुम इस केस को 2 महीने में सॉल्व नहीं कर सकी, तुम एक वनी की हैसियत से इस घर में रहोगी। कभी नहीं। वो एकदम बोली, अगर ये केस मैं 2 महीने में भी सॉल्व नहीं कर पाई, अव्वल तो ऐसा होगा नहीं, लेकिन अगर ऐसा होता है तो मैं आपको पहले ही बता दूं, भाई को सजा मिलेगी और मैं यहाँ से चली जाऊंगी, क्योंकि कातिल मैं नहीं हूँ। मैं खुद पर कभी जुल्म होता नहीं देख सकती। मैं आपको बता रही हूँ यहाँ भी मैं अपनी मर्जी से आई हूँ, क्योंकि मुस्तफ़ा मेरा दोस्त था। मैं भी चाहती हूँ इसके असली कातिल को हर हाल में सजा मिले। एक चीज मैं आपको पहले ही बता दूं, जब ये केस सॉल्व हो जाएगा, आप मुझे बिना किसी रुकावट और बिना किसी झगड़े के आराम से तलाक दे देंगे। मैं नहीं चाहती कोई भी तमाशा बने। आपके लिए नूरे बेस्ट है। बहुत प्यार करती है आपसे। मुझे तुम नहीं बताओगी मुझसे कौन प्यार मोहब्बत करता है और मेरी तरफ से डन है। अगर तुम ये केस जो तुम बोल रही हो, इसके हिसाब से चलती हो, मैं तुम्हें आराम से बिना किसी रुकावट के तलाक दे दूंगा। ओके, सही कहा तुमने। मेरा वाकई कोई फर्ज भी नहीं बनता। तो मिस्टर वजदान शाह, डील डन। इसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। वजदान ने इसके हाथ को देखा और चंद सेकंड बाद बिना दूसरी कोई बात सोचे हाथ थाम लिया। डील डन। दोनों की आंखों में एक अलग ही सर्द मेहरी थी। दोनों को ही वो शख्स प्यारा था।
दोनों ही चाहते थे कि इसके गुनाहगार को सजा मिले, लेकिन दोनों का नजरिया बहुत अलग था। एक आग था तो दूसरी पानी। खटपट की आवाजें मुसलसल इसके कानों में आ रही थी। वो बार बार करवट बदल कर आवाज को इग्नोर कर रही थी, लेकिन बुराक भी आज इसको उठाकर जाने के मूड में था। बुराक पूरा तैयार था जाने के लिए, लेकिन पता नहीं क्यों इससे बगैर बात किए जाने का दिल नहीं चाह रहा था। एक छोटी सी ही झड़प, लेकिन वो चाहता था एक दफा वो उठ जाए, फिर वो जाए। बुराक ने एक नजर हफ्सा पर डाली और परफ्यूम की बोतल उठाकर तेजी से ड्रेसिंग टेबल पर रखी। आवाज इतनी तेज थी कि हफ्सा जो करवट लेने लगी थी, सोफे से धड़म करके गिरी। बुराक ने होंठ का कोना दबाकर हंसी कंट्रोल की। अल्लाह जी, क्या मुसीबत है, कमर टूट गई मेरी। इतना सुकून से अपनी जिंदगी में बेड पर सोती थी और अब देखो, जालिम लोग मुझे सोफे पर सुलाते हैं। हाय मेरी कमर। बुराक मुस्कुराता हुआ इसके पास आया और हाथ बढ़ाया। उठ जाओ मेरी जान, सुबह हो गई है। क्या है मुसीबत है भाई, मैं इतनी सुबह नहीं जागती हूँ। और तुम कितना शोर कर रहे हो, सूरज सर पर है। उठ जाओ और मुझे बताओ कैसा लग रहा हूँ। वो अपना कोट सही करते हुए बोला। कितनी लड़कियां आज तुम्हारे मियाँ पर फ्लैट होंगी। हफ्सा ने सही से आंख खोलकर देखा। वो सामने ही डार्क ब्लू पैंट कोट, अंदर व्हाइट शर्ट जिससे सिक्स पैक वाज़ेह दिखाई दे रहे थे। बाल जेल से सेट थे। वो वाकई फ्लैट करने की ताकत रखता था। हफ्सा ने दिल में एतराफ किया था। वो हैंडसम तो है, फिर भी मुंह टेढ़ा करके बोली, जाकोटा जिन लग रहे हो। हन आए बड़े, लड़कियां फ्लैट होंगी। बुराक ने जिंदगी से भरपूर कहाका लगाया। वो बेतहाशा दिल से हंसा था। वो इंतकाल के बाद आज दिल खोलकर हंसा था। हफ्सा को इसकी हंसी में पहले दिन वाली खनक महसूस हुई थी। वो भी हल्का सा मुस्कुराई थी। इसको बहुत अच्छा महसूस हुआ था इसको वापस से पहले जैसा होता देख। वो इसको चिढ़ाते हुए बोली, अच्छी तो नहीं लग रहे हो, बस काबिले कबूल लग रहे हो। चुप कर जाओ, इतनी कंजूसी भी अच्छी नहीं लगती है। वाइफी बंदा का अगर दिल चाह रहा है तारीफ करने का तो खुले दिल से करे। वो इसको देखते हुए बोला, उफ, अरे जाओ जाओ, काम करो। वो तुनक कर बोली, वैसे इतना बन संवार कर जा कहाँ रहे हो। वो तफ्तीश जरा हुई, गिल्ली डंडा खेलने। वो भी उल्टा जवाबन बोला, यार बताओ तो सही, जा कहाँ रहे हो। वो थोड़ा तफ्तीशी अंदाज में खालिस बीवियों की तरह पूछ रही थी। आहम आहम, इतनी फ्रैंक, वो भी हफ्सा। मुझे यकीन नहीं हो रहा है। बदतमीजी नहीं, बताओ कहाँ जा रहे हो सुबह सुबह। वो इसकी बात को इग्नोर करते हुए बोली, कहाँ जाता हूँ यार, ऑफिस न, तो वहीं जा रहा हूँगा। जाहिर सी बात है, वैसे तुम भी चलो, आज से ही ज्वाइनिंग दे दो। इसने इसको भी दावत दी। नहीं यार, आज नहीं, कल चलूंगी, आज मुझे बड़े काम हैं। तुमको क्या काम है भाई, वो भी यहाँ। वो थोड़ा तफ्तीशी अंदाज में बोला, आपा को मनाऊंगी, मुझसे खफा हैं। बिल्कुल नहीं, बहुत लड़ाई हो जाएगी। वो फौरन बोला, क्यों, मैं क्यों नहीं मनाऊं अपनी आपा को। हम नहीं लड़ते हैं, बहुत प्यार करती है वो मुझसे। थोड़ा नाराज हैं, अभी मान जाएंगी इंशाअल्लाह। तुम दोनों का नहीं बोल रहा हूँ, अम्मा का बोल रहा हूँ। उनके सामने परहेज करना, बाकी मैं तो बोलता हूँ। आज ही ज्वाइनिंग दे दो। नो, आज नहीं, कल। वो हतमन बोली, चलो मर्जी तुम्हारी, मैं चलता हूँ। इंशाअल्लाह रात को या शाम में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज। वो बोल कर जाने लगा। अभी दरवाजे तक ही पहुंचा था कि हफ्सा की आवाज से रुका। बुराक, बात सुनो। अपने नाम की पुकार इसके मुंह से सुन। इसके कदम जंजीर हुए थे, सांसें मध्यम स्पीड पर चली थी, दिल की धड़कन बेतहाशा तेज हुई थी। वो इसी चीज के जेर असर था, लेकिन इसकी अगली बात से आंखें खोली और मुस्कुराता हुआ मुड़ा। थैंक यू, हफ्सा ने दिल से कहा। किस चीज के लिए, वो मुस्कुराता हुआ इससे सवाल कर गया था। कल तुमने मेरी तरफ से बोला, मुझे अच्छा लगा। मैंने कब बोला। वो फौरन अनजान बना, जब तुम्हारी अम्मी ने कहा था कि मैं नीची जात की हूँ। इसके मुस्कुराते लब सिकुड़े थे और वो सिर्फ हम ही बोला था। वैसे क्या तुमने मुझे अपनी बीवी मान लिया है।
वो थोड़ा परेशान सी बोली। इसने अपनी संजीदा निगाहों से इसकी जानिब देखा। मैं नहीं जानता हफ्सा, तुम्हारी नज़र में निकाह क्या हैसियत रखता है, लेकिन मेरे लिए निकाह के कलिमात बहुत मायने रखते हैं। कोई भी मेरी इज्जत के बारे में कुछ भी बोले, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। और तुम भी मेरी इज्जत हो, मेरी बीवी। हफ्सा बेयकीनी से इसको देख रही थी। हफ्सा, एक बात कहूँ? हफ्सा ने सर हिलाकर इजाजत दी। हर जागीरदार एक जैसा नहीं होता है, कुछ अलग भी होते हैं। मेरी बात पर गौर करना। अगर एक बुरा है तो सब बुरे कभी नहीं होंगे। उनमें से एक जरूर सही होता है। बाकी बातें बाद में होंगी। अब मैं चलता हूँ, काफी देर हो गई है। रात को मुलाकात होगी। फिर वो रुका नहीं था, चला गया था। हफ्सा को एक गहरी सोच में छोड़कर वो वाकई बुराक के बारे में सोचने लगी थी। दिल बोल रहा था, वो बाकी जागीरदारों से अलग है, लेकिन दिमाग बोल रहा था, जागीरदार तो है न कभी अपने रंग जरूर दिखाएगा। दिल दिमाग की एक अलग जंग में वो बहुत बुरी फंसी थी। लेकिन फिर सारी बातों को पुष्ट पुष्ट डालकर फ्रेश होने के लिए उठी, क्योंकि अभी इसको मिशायम को मनाना था, जो इसके लिए सबसे मेन काम था। वो खामोशी से सगीर शाह के कमरे में उनके सामने बैठी हुई थी और इसके साथ वाले सोफे पर वजदान भी बैठा हुआ था। तीनों नुफूस के चेहरे पर इंतहा की संजीदगी थी। मिशायम ने एक नजर वजदान को देखा और खुद को कंपोज करके सगीर शाह से मुखातब हुई। सर, मैंने आपसे बात करनी थी। रात को भी आपसे कहा था कि जब आप खाना खा लें तो मुझे बुलाइएगा, लेकिन आपने मुझे नहीं बुलाया। मैं वेट कर रही थी आपके बुलावे का। उनको पता नहीं क्यों इसकी बात सुनकर अजीब सी शर्मिंदगी हुई और वो थोड़ा खिजल सी बोले, हम उस वक्त आराम करते हैं, इसलिए बस हमने मुनासिब नहीं समझा उस वक्त बात करना। और फिर यकदम अपनी टोन को बदली। लड़की, वैसे भी तुम हो कौन जो तुम्हारी बात हम सुनेंगे? वनी में आए लड़की, क्या औकात है तुम्हारी जो तुम हमसे बात करोगी? हमारा ज़र्फ है, तुम्हें अपने सामने बिठाया हुआ है और वो भी ऊपर सोफे पे। मिशायम ने जब्त से अपनी मुठियां भींची थी, लेकिन फिर भी अपने लहजे को कंट्रोल करके बोली, सर, देखिए, मैंने कल भी यही कहा था उन आंटी को, आज आपसे भी बोल रही हूँ। आप ये वो कोई भी, किसी में भी फर्क करने वाले होते कौन हैं? जब बनाने वाली जात ने फर्क नहीं किया तो हम कौन होते हैं फर्क करने वाले? काला गोरा, अमीर गरीब, वनी में आए लड़की, बिना वनी के लड़की, हम कौन होते हैं उन छोटी छोटी चीजों में फर्क करने वाले? सर, 100 बातों की एक बात, अल्लाह की नज़र में सबकी औकात एक जितनी है, तो आप या मैं कोई भी इसके काम में फर्क नहीं कर सकता है। इसकी बात में ऐसा करंट था, सगीर शाह के माथे के बल कम हो गए थे। सर, अगर हम में कोई फर्क है तो सिर्फ इतना है कि आप मुझसे उम्र में बड़े हैं। लेकिन सर, मेरी उम्र भी कम नहीं है, मैं खुद 28 साल की हूँ। मुझे भी जिंदगी का बहुत तजुर्बा है। सर, सिंपल बात, आप लोग सिर्फ इस केस को एक धमकी से जोड़ रहे हैं। कल रात को ही मैंने मिस्टर वजदान को अपनी बात समझाने की कोशिश की थी और आई थिंक उनको मेरी बात कुछ कुछ समझ आई है। मैं आपको भी वही बात बताना चाहती हूँ। सगीर शाह टिक इसको ही देख और सुन रहे थे। देखिए सर, आशिर बेग की और मुस्तफ़ा की लड़ाई भरे मजमे में हुई थी, लेकिन जब आशिर बेग ने मुस्तफ़ा को गोली मारी तब ये मजमा कहाँ था? ये भी तो एक सवाल है। आप लोग इस केस को बारीक बीनी से तो देखें। गोली मारी तो चौराहे पर ही गई थी ना, तो जब कहाँ था वो मजमा? सर, मुझे अभी तक ये बात समझ नहीं आ रही है कि आप इतने समझदार होकर सच नहीं देख सकते। सच आपके सामने होते हुए भी आप लोग इस चीज को इग्नोर कर रहे हैं। क्या मतलब है तुम्हारी बात का लड़की? वो तैश से बोले, मिस्टर सगीर शाह, बात बहुत ज्यादा सिंपल है। जब दोनों की लड़ाई हुई और दोनों के बंदे वहां से लेकर चले गए और दोनों ही अपनी अपनी मंजिल पर वापस रवाना हो गए, तो क्या मुस्तफ़ा के सर में खड्डा है जो वो आदा के बुलाने पर वापस चौराहे पर गोली खाने जाएगा? तब जब इसके साथ इसका छोटा भाई मौजूद हो, थोड़ा सेंस तो होगा आप सब में भी। सोचे तो सही, ऐसे कौन पागल दोबारा बुलाने पर मरने के लिए जाएगा?
छोटे भाई पर दोनों एक साथ चौंके थे क्योंकि वाकई मुस्तफा खुद से ज्यादा अपने रिश्तों की हिफाजत करता था। सर, देखें, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारे केस जीते हैं और उन सब केसेस में मेरा मुस्तफा ने बहुत साथ दिया है। मेरे लिए वो बहुत अहम है। अब मैं चाहती हूँ इसके गुनाहगार को सजा हर हाल में मिले। जिस इज्जत से इसकी मौत हुई है, वही इज्जत वो शख्स भी फील करे। अब मेरा फर्ज है इसका एहसान उतारने का। आप लोगों को तो इतना अंदाजा नहीं है। अभी मुस्तफा को टारगेट किया गया है, कल को कोई और भी हो सकता है। आप सब सिर्फ आशिर बेग पर ही अटके हुए हैं। आप लोगों को वो बंदा मिसगाइड कर गया है, लेकिन आप सब सिर्फ एक धमकी पर टिके हुए हैं। सब जानते हैं इस घर और हवेली के लिए मुस्तफा क्या अहमियत रखता है। आप लोग इस चीज पर नजर ही नहीं डाल रहे हैं कि जिसने भी इनका कत्ल किया है, इसने बहुत होशियारी का काम किया है। इसने पहले एक ऐसे फर्द को मारा है जो इस घर के लिए इतना इम्पोर्टेंट था, जिससे इस घर की रौनक थी। वो एक ऐसा शख्स था जो सबसे प्यार करता था और ऐसे ही सब इससे प्यार करते थे। आप लोग ये नहीं समझ रहे हैं। अभी मुस्तफा का कत्ल हुआ है, अगला टारगेट कोई भी हो सकता है। वजदान शाह भी तो हो सकते हैं। वो दोनों इसकी बात सुनकर सीधे हुए। मैं आपसे इतना कहूंगी, मुझे एक दफा केस ये रीओपन करने दें। मैं देखती हूँ कौन असल मुजरिम है। मुझे सिर्फ 2 महीने चाहिए। असली मुजरिम आपके सामने होगा। और अगर उन 2 महीनों में तुम कुछ नहीं कर पाई, फिर सगीर शाह इसकी बात सुनकर कई हद तक कन्विंस हो गए थे, इसलिए उन्होंने इससे सवाल किया, फिर मैं खुद सजा दिलाऊंगी आशिर बेग को। अगर वो मुजरिम है तो उनको सजा हर हाल में मिलेगी, सजाए मौत या सजाए फांसी। इसका लहजा हर एहसास से आरी था। वजदान इसके चेहरे को बहुत गौर से देख रहा था। मेरा मानना है, इंसान को फैसले इमोशनल होकर नहीं लेने चाहिए। इंसान को फैसले दिमाग से लेने चाहिए। दिल हमें हमेशा भटकाता है क्योंकि हर इंसान का दिल मोम होता है, वो पिघल जाता है। इसलिए फैसले दिमाग से लो, वही आपको सही रास्ता और असली मुजरिम दिखाएंगे। तो मिस्टर सगीर शाह, आप मुझे इजाजत दे रहे हैं क्या? मैं ये केस रीओपन कर सकती हूँ? उन्होंने एक नजर वजदान को देखा। इसने हल्की सी गर्दन इस बात में हिलाई। वो अपने भारी लबो लहजे में बोले, हम तुम पर भरोसा कर रहे हैं। हम उम्मीद करेंगे तुम हमें धोखा नहीं दोगी। इजाजत है हमारी तरफ से। बहुत शुक्रिया आपका, और इंशाल्लाह आपका भरोसा मैं किसी कीमत पर नहीं तोड़ूंगी। वो बोलकर खड़ी हुई। लेकिन सर, फिर मैं भी आपसे यही उम्मीद करूंगी। इस केस के सॉल्व होते ही वजदान शाह मुझे तलाक दे देंगे और मैं यहाँ से चली जाऊंगी। वजदान के लिए नूरे बेस्ट है। सगीर शाह ने इसकी बात सुनकर सर इस बात में हिलाया, जैसा तुम कहोगी वैसा ही होगा। लेकिन जब तुम अपने वादे के मुताबिक चलोगी, बिल्कुल, आपको मुझसे कोई शिकायत नहीं मिलेगी। मैं चलती हूँ। खुदा हाफिज। जल्द आपसे मुलाकात होती है। फिर वो रुकी नहीं थी, अपने कमरे की जानिब बढ़ गई थी।